गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल पर रहेंगे। मतलब कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों जो है एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। इसका डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं कि यदि ये कोई मिरर है तो और ये यदि नॉर्मल है तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे सभी जो है एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे रहेंगे। ठीक है। दूसरा, एक स्नेल का नियम होता है जो जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ अपवर्तनांक का रिलेशन बताता है। इसके स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। एन क्या है यहाँ पे, माध्यम का अपवर्तनांक जो अलग अलग माध्यम पे अलग अलग वैल्यू शो करता है। सपोज दैट जहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जहाँ पे अपवर्तनांक सबसे कम होगा वहाँ पे गति सबसे ज़्यादा होगी। मतलब यदि अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा तो गति धीमी होती जाएगी, धीमी होती जाएगी। सबसे कम अपवर्तनांक एक होता है जो कि निर्वात का होता है। आइए हम देखते हैं बहुत सारे अलग अलग माध्यमों को और उनके साथ साथ उनके अपवर्तनांक क्या क्या होते हैं। ठीक है। यदि हम एक इस तरीके का सिनारियो लें जिसमें कि यदि हम एक इस तरीके का सिनारियो लें जिसमें कि माध्यम जो है विरल से सघन जाए, मतलब कि कम डेंसिटी वाले रीजन से ज़्यादा डेंसिटी वाले रीजन की ओर बढ़ें तो वहाँ पे क्या क्या किस किस कंडीशन में होगा यही हम जानेंगे। सपोज दैट अगर हम बात करें निर्वात की यानी कि वैक्यूम की, वहाँ पे अपवर्तनांक की वैल्यू होती है 1। वहाँ पे अपवर्तनांक की वैल्यू होती है 1। ठीक है। अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हवा पे अपवर्तनांक की वैल्यू 1.00029 होती है। वाटर पे 1.33, कांच पे ग्लास पे 1.5, ग्लिसरीन पे 1.5, हीरा यानी कि डायमंड पे 2.42, सिलिकॉन में 3.8 और जर्मेनियम में 4 होती है। ये डाटा हमको याद रखना है, ये डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब चूंकि देखिए ऊपर भी साइन था नीचे भी साइन था, इसीलिए अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि अपवर्तनांक का मात्रक है तो आपको यही बताना है कि आप अपवर्तनांक जो है एक मात्रक विहीन राशि है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, इसको एक तरीके से यह और लिखा जा सकता है एन इक्वल टू सी अपॉन भी, एन इक्वल टू सी अपॉन भी। सी क्या है, सी यहाँ पे है अपवर्तनांक, सॉरी सी क्या है, प्रकाश की लाइट अभी माध्यम में चाल। जैसे प्रकाश की लाइट फिक्स है, ठीक है, निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। वही माध्यम की चाल बदलती रहेगी। अगर हम सघन माध्यम में हैं तो चाल कम रहेगी, और अगर विरल माध्यम में है तो चाल क्या रहेगी, अधिक रहेगी। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम इस फॉर्मूले का यूज करके आगे कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अब अपवर्तनांक हम दैनिक जीवन में कई जगह देखते हैं। ठीक है। अब अपवर्तनांक जो है हम दैनिक जीवन में कई जगह देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अपवर्तनांक d/d1 और n1/n2 जैसा कोई एक फार्मूला लिखा हुआ है। ये फार्मूला क्या बताता है
कि जैसे अगर कोई भी सिक्का रखा हुआ है किसी भी बाल्टी में, तो वो सिक्का आपको जो है उठा हुआ दिखाई देगा। मतलब जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो केवल वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं होता, वेलोसिटी में परिवर्तन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इफेक्ट और भी हमको देखने को मिलते हैं। उन सबको हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, एक बाल्टी है, बाल्टी की गहराई डी है, सिक्का बाल्टी के तली पे रखा हुआ है। ठीक है, बाल्टी के तली पे एक सिक्का रखा हुआ है, लेकिन लेकिन हमको जो है सिक्का तली में ना दिख के कुछ ऊपर दिखाई देता है। ये जनरल घटना है, ये सब जगह होती है, हम सब ने ऑब्जर्व भी कर रखी है। बस हम सब ने ऑब्जर्व भी कर रखी है। ठीक है, इसको एक बार और समझने की ज़रूरत है। ठीक है, कि सिक्का वास्तव में तो यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन हमको दिखाई कहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कुछ तो है वो झोल। तो यहाँ पे हम ये मानते हैं कि जो वास्तव में उसकी गहराई है वो तो डी है, लेकिन उसकी आभासी गहराई कितनी है, आभासी गहराई कितनी है, डी डैश है। दूसरी बात, यहाँ पे दो माध्यम भी हैं। पहला माध्यम कौन सा, जहाँ पे हम देख रहे हैं, यानी कि एयर, हमारा माध्यम क्या हो गया, एयर। दूसरा माध्यम कौन सा है, जहाँ पे सिक्का रखा हुआ है, यानी कि यानी कि वाटर। और माध्यम अलग अलग होने पे तो अपवर्तनांक होता है। अगर हम सेम माध्यम में देखेंगे तो हमको एग्जैक्ट चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। अब इसको समझने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स की मदद से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स की मदद से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि एक बाल्टी के अंदर एक सिक्का रखा हुआ है जिसकी गहराई 50 सेंटीमीटर है। तो बताओ आभासी गहराई क्या होगी। तो समझिए बात को, हमने लिखा था बाल्टी के अंदर, बाल्टी की गहराई डी अपॉन डी डैश, डी अपॉन डी डैश बराबर N2 अपॉन N1 पढ़ा था हमने अभी। जब डी अपॉन डी डैश पढ़ा था बराबर N2 अपॉन N1 पढ़ा था, तो N1 वो माध्यम है जहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो उसी के लिए गहराई हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वास्तविक गहराई कितनी है, 50, डी डैश हमको पता करना है। ठीक है, दूसरी बात, पानी का अपवर्तनांक और हवा का अपवर्तनांक अगर आप देखेंगे तो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है। ये देखिए, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33, और हवा का अपवर्तनांक लगभग लगभग 1 होता है। तो हम 1.33 को 4/3 जरूर लिख सकते हैं, सॉरी 3/4 लिख सकते हैं। 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, इससे क्या आ जाएगा, ठीक है। देखिए, हम जो है 1.33 को 4/3 लिख सकते हैं। और जब हम 1.33 को 4/3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने जो कि पानी का कितना होता है, पानी का 1.33, उसी को हमने 4/3 ले लिया। और जो एयर वाला है उसको हमने कितना ले लिया, 1.00029 न लेके लगभग 1 ही कंसीडर कर लिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 37.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जब भी हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखेंगे तो कोई भी चीज़ हमको ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। इसी के अपोजिट जब भी हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखेंगे तो वो चीज़ हमको और दूर दिखाई देगी। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है, एक समुद्र में 24 मीटर पर मछली तैर रही है और समुद्र से 36 मीटर की ऊंचाई पर एक चील उड़ रही है। तो मछली की आभासी गहराई चील के सापेक्ष कितनी होगी। ऊपर वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, बाद में कुछ एडिशन हमको करने पड़ेंगे। समझने की कोशिश करिएगा कि कि एक समुद्र की गहराई यानी कि वास्तविक गहराई कितनी है मछली की, बस मछली की 24 है। डी हमको पता है, डी डैश हमको ज्ञात करना है। दूसरी बात, नीचे क्या है, समुद्र में पानी है,
पानी का अपवर्तनांक 1.33, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 4/3। ऊपर कहाँ, ऊपर आभासी जहाँ पे चील उड़ रही है वहाँ का माध्यम क्या है, हवा। हवा के लिए अपवर्तनांक 1.00029। हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 1 पॉइंट ही ले लेते हैं, एक ही लेकर चलते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 छंग 24 और 3 छंग 18 आ जाएगा, तो 18 मीटर। अच्छा, ये 18 मीटर जो है ये समुद्र की तली से है। चील कितने ऊपर उठ रही थी, 36, तो 36 प्लस 18 जब करेंगे तो 54 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 54 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज की समाप्त करें।